अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, लाहौर के दिल में कल हमने दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई देखी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए हैं, 26 जख्मी हैं और इनमें एक मासूम बच्ची भी बताई जा रही है कि जान की बाजी जो हार गई है इस बुज़दिलाना हमले के नतीजे में। नाजरीन, ये वन ऑफ अ काइंड ये अनारकली बाजार में धमाका था और यकीनन दिन दहाड़े इतनी बिजी जगह पर और इतनी मसरूफ एक जगह पर इस किस्म का धमाका होना यकीनन यकीनन एक तशवीश की बात है। लेकिन ये वन ऑफ अ काइंड धमाका नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसी किस्म के कुछ सिमिलर वाकयात पिछले काफ़ी गुज़िश्ता रोज़ और काफ़ी पिछले हफ्तों से देखे हैं, जिनकी अक्सर व बेशतर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीटीपी या तहरीक तालिबान पाकिस्तान उठाते हुए नजर आए हैं। नाजरीन, ये जो खुसूस धमाका था, यानी कि जो लाहौर में ये जो बदकिस्मत धमाका हुआ, उसकी अभी तक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक BNA ने जिम्मेदारी उठाई है, जो कि बलूचिस्तान की एक अलहदगी पसंद तहरीक है, और दो कुछ तहरीकें इस किस्म की जो हैं उनका एक अमेलगमेशन है, जो कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इसके जिम्मेदार पाए गए हैं। अभी तक जो नाजरीन इब्तदाई इसमें तहकीक हुई है, उसमें 2 सहूलतकार जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और मज़ीद अब उनसे पूछगछ की जा रही है। उसकी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को भी प्रेजेंट की जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी प्रेजेंट की जाएगी। लेकिन अगर नाजरीन, आज भी हमने देखा कि सेनेट यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में भी इस पूरे वाक़ये की गूंज रही और इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा भी हुआ। वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद से इस हवाले से सवालात भी किए गए। अपोजिशन ट्रेजरी बेंचेस दोनों ने इस बहस में भरपूर हिस्सा लिया, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन नाजरीन, हम ये तमाम बातें तब कर रहे हैं जबकि इस वक्त एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ इट्स काइंड डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो तरतीब दे दी गई है, वो तश्कील दे दी गई है। और उसके बाद ये कि ये जो TTP के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, या जो उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया था, दोनों तरफ से सीज़ फायर का एक ऐलान हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि TTP की तरफ से जो शराइत रखी जा रही थी वो नाकाबिले कबूल थी। ऐसे में नाजरीन, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनकी तरफ से वो बढ़ती हुई नजर आई। और इस हमले से बिल्कुल पहले हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद में पुलिस के ऊपर इसी किस्म का एक हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस के एहलकार बदकिस्मती से शहीद भी, और उसको वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि ये कोई चोरी डकैती का मामला नहीं, बल्कि ये संगीन दहशतगर्दी की कार्रवाई है, जिसकी जिम्मेदारी फिर TTP ने कबूल की। और ये भी वन ऑफ इट्स काइंड नहीं, इससे पहले भी हमने इस तरह के पै दर पै वाकयात देखे हैं जिनकी जिम्मेदारी TTP कबूल करते हुए नजर आई है। ऐसे में नाजरीन, हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस के हवाले से भी हम बात करेंगे। एक तो कि क्या हमने इस वक्त इसको रिविजिट करना है, और जो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके अमल दरामद, इसके इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, तमाम एतबार से आज बात करने की कोशिश रहेगी, जिसके ऊपर अपोजिशन ये कहते हुए नजर आए हैं कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए और पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर इसको आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब NSC में इसी को डिस्कस करने के लिए इजलास रखा था तो उसका अपोजिशन ने बॉयकॉट क्यों किया था। नाजरीन, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन यकीनन इस पे कौमी का लेवल का एक कंसेंसस, एक इत्तेफाक राय ज़रूरत वक्त है। क्या इसको हम लोग फौरी तौर पर इस्टेब्लिश कर लेंगे जब हम इस तरह के वाकयात पै दर पै देख रहे हैं? और अब इस वक्त क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? दोनों इंटरनल एस्पेक्ट से भी हम जायज़ा लेंगे मामले का और एक्सटर्नल एस्पेक्ट से भी। मुझे इस पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, ये बाकायदा तारुफ करा दूं तमाम मेहमानों का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं बज़रिया स्काइप, और तमाम तर मामले पे अपना बहुत वैल्यूबल जो तज्जिया तबसरा है हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड जनरल साहब। नाजरीन, सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बज़रिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रही हैं, और आप भी अपना जो पूरा पर्टिनेंट एक व्यू पॉइंट है इन तमाम एतबार से रखती हैं और फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पर भी गहरी निगाह रखती हैं। बहुत शुक्रिया सहर साहिबा आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और नाजरीन, डॉक्टर रमेश कुमार मुझे बज़रिया TVU लिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली। इन तमाम तर जो ख़ास तौर पर जो फॉरेन अफेयर्स की, डिफेंस की कायमा कमिटीज़ हैं हमारी नेशनल असम्बली की, उन तमाम के रुकन हैं और वैल्यूबल अपना इनपुट इन तमाम एतबार से हुकूमत का व्यू पॉइंट भी हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी प्रेजेंस के लिए भी। बात का आगाज़ अगर जनरल साहब मैं आपसे करूँ, थोड़ा एक सिमत दीजिएगा पूरी बहस को। आप अपना इनिशियल रिमार्क इसके ऊपर फरमाइए। मुझे याद पड़ता है हमने पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने आपसे TTP के हवाले से एक बात की भी थी। अभी ये फिलहाल तो जिम्मेदारी BNA ने कबूल की है। अब ये बताइएगा कि कितनी प्रॉन्ग्ड ये थ्रेट है जो कि पाकिस्तान को इस वक्त फेस कर रहा है पाकिस्तान, और इस वक्त आप लाए अमल क्या देखते हैं? हमारी क्या काउंटर स्ट्रैटेजी है? आपके व्यू में क्या नजर आ रही है?
ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, आपने जिक्र किया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, तो उसमें नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए तीन बड़े बड़े डायरेक्शंस हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं। पहली बात तो ये है कि कहा गया है कि दहशतगर्दी का पिछले 20 साल से हमने मुकाबला किया और दहशतगर्दी को शिकस्त दी और बड़ी बड़ी कामयाबियां हमने हासिल की और पूरी दुनिया ने उसका एतराफ़ किया। लेकिन दहशतगर्दी अभी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई। साथ साथ ये बताया गया है कि जो हमारा एम्फोसिस है वो होगा पुलिस और पुलिस की टेररिज्म डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो कि मौजूदा तौर पर वो एक ड्राफ्ट फॉर्म में है, उसको रिवाइज करेंगे और नेशनल एक्शन प्लान को भी रिविजिट किया जाएगा आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। हम्म। अब आपको मैं वापस आता हूँ, ये आपका जो सवाल है, देखिए जो बीएलए या बलूचिस्तान के जितने भी रेबल्स हैं उनके अपने मकासद हैं और माजी में आपको पता है कि उनका सबसे बड़ा मकसद सीपैक को नाकाम बनाना, उसमें उसको ख़त्म करना और उसके लिए बलूचिस्तान में हमले करना, ये उनका मॉडस ऑपरेंडी रहा है। अब ये पहली दफ़ा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने लाहौर में हमला किया है। तो मेरे ख्याल में ये तो अभी मजीद इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि वाकई ये बीएलए के कुछ अफराद थे या उनके एफिलिएट्स थे, या बीएलए का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया और ये रॉ के दहशतगर्द थे या टीपीपी के दहशतगर्द थे। तो मेरे ख्याल में इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है ना कि इसके ऊपर जो प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, दिसंबर 2021 में तकरीबन 810 मिलियन रुपीस इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं और उनको अभी नए हथियार साजो सामान मुहैया किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जितना उनको देना चाहिए था उनको मिला नहीं। सही सही। साथ साथ ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके ऊपर जो है एम्फोसिस दिया गया है और उसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दी सिक्योरिटी एजेंसीज उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इसमें जो इंक्वायरी है, मेरे ख्याल में अगर पंजाब में कोई वाकया होता है या किसी दूसरे प्रोविंस में होता है तो जो सिक्योरिटी ऑडिट है वो मेरे ख्याल में कि उसमें दूसरे सूबों के या तो टीमें शामिल हो या ऐसा हो कि इसमें सिर्फ वही प्रोविंस जो है उसको इन्वेस्टिगेट ना करें, ताकि सही तरीके से पता चले कि वीकनेसेस क्या थी और उनका तदारक कैसे किया जाए। सही, राइट। एक एक जब स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर जरा थोड़ा मजीद भी थोड़ा इस बात को प्रोब करते हैं। और रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं चलूं, सहर साहिबा, मैं आपकी तरफ पहले आती हूं ताकि आपकी जो भी बात होगी फिर रमेश साहब उसको फिर रिस्पॉन्ड करें। ये बताइएगा सहर साहिबा, हमने देखा है सो फार के नेगोशिएशंस की भी राह इसमें निकाली जा रही है। जैसे टीटीपी से बातचीत हुई, फिर ये जो बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद जो ग्रुप्स हैं उनके हवाले से भी आपको याद होगा ये हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था कि अगर किसी महरूमियों की वजह से और कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनकी, तो उसको भी किसी तरह से कंसिडर करने की कोशिश की जाए। इस हवाले से शाहजैन बुगटी साहब को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी। ये आप क्या समझती हैं, ये रिकंसिलिएशन की पॉलिसी और फिर साथ साथ एक्शन, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और इसकी जो म्याना रवि की बात है इन दोनों स्ट्रैटेजीज के दरमियान, क्या हमने वो स्ट्राइक कर दी है आपके ख्याल में? शुक्रिया मोना। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बहुत मुश्किल जंग दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरहदों में लड़ी और उसमें कामयाबी भी हासिल की। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि 2014 16 दिसंबर 2014 में जो एक अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें 140 से ज़्यादा कीमती जानों की शहादत हुई, हमारे मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ, एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल कहाँ तक हुआ और वो कहाँ गुम हो गया, इस हम्म। पे ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यानी हम, ये कोई नई बात नहीं है, आपने कौमी सलामती पॉलिसी का जिक्र किया, क्योंकि
जब पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब वो एनडीयू के प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त हमने भी उसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन की थिंक टैंक ने, और वी वर लाइक द वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। तो मुझे मालूम है कि ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये कोई पॉलिसीज़ खाली बनाने से अगर मामला हल हो सकते, तो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी थी, फिर नेशनल एक्शन प्लान भी था, अभी कौमी सलामती पॉलिसी भी है। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान को लाकानूनियत और दहशतगर्दी ने एक दफ़ा फिर अपनी लपेट में ले लिया। आपने जैसे जिक्र किया कि पंजाब के दिल लाहौर और लाहौर के दिल अनारकली, और पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी, वो भी महफूज नहीं है। बाकी तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इस किस्म के हमले हो रहे हैं, शिद्दत पसंद जमातें भी जो हैं दोबारा मुतहरक हैं। तो ये देखना ज़रूर पड़ेगा कि गलती कहाँ पे हुई। हुकूमत ने आने के बाद ये ऐलान किया कि नेशनल एक्शन प्लान 2.0 आएगा। अब 3.5 साल का अरसा गुजर गया, वो क्या हुआ? उसको बुला दिया गया। कितनी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, कितनी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई। देखिए, स्लीपर सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, और मैं आपने जो बात की कि मेन स्ट्रीमिंग की, या ये कि आप जो है वो करदम तंजीमों से बातचीत करें, स्पेशली दहशतगर्द तंजीमों के साथ बातचीत करें। देखिए, पहली बात ये है कि जो सामने आया बयानिया हुकूमत का कि जो है वो तालिबान हुकूमत के कहने के ऊपर जो है इंटरिम हुकूमत जो है के कहने के ऊपर टीटीपी के साथ बात की गई। देखिए, जिस हुकूमत को आपने अभी तक तस्लीम नहीं किया, उसके कहने पे आपने टीटीपी से बातचीत की, और उसके बाद जो है वो सीज फायर ख़त्म हो गया 9 दिसंबर को, और फिर ये दोबारा हमले शुरू हो गए। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट कितने हैं। आज कीमती जानों का ज़िया क्यों है? हमारी जब वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में ये ऐलान किया कि दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर पनप रही है, तो उसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट कितना हाई था, सही। कितनी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग था, क्या इकदाम हुकूमत ने लिए कि पाकिस्तान के शहरियों को महफूज बनाया जाए, जबकि कौमी सलामती पॉलिसी जो है वो सिटीजन सेंट्रिक है। जब वो सिटीजन सेंट्रिक है, तो फिर उसके बाद जो है वो अवाम के जानो माल का जो है तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो। ये देखना है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी में कितनी क्लैरिटी रखती है, और कितना जो है वो फोकस्ड है। कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो है वो बयानिया कुछ और है, तवज्जो कुछ और है, सियासी मामलात के ऊपर तमाम वज़रा का फोकस है, चाहे वो वज़ीर दाखिला हो या बाकी वज़ीरों, और जो चीज़ जो निगलेक्ट हो रही है ना, वो अवाम सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी के होते हुए सिटीजन ही निगलेक्ट हो रहे हैं। जराइम की तादाद में इजाफा हो गया है, दहशतगर्दी की तादाद में इजाफा हो गया है, और यकीन करें अब खौफ आता है, इसलिए कि हम पाकिस्तान ने इतना नुकसान बर्दाश्त किया है इस दहशतगर्दी में, और इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर उन तमाम जवानों ने जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, और पाकिस्तान की 80,000 सिविलियन और आर्म फोर्सेस के जवान जिनकी शहादतें हुई, उन सबको दुरुस्त, भुलाया नहीं बिल्कुल। जा सकता। उन सबको भुलाया नहीं जा सकता। तो हुकूमत को अपना जो एक तवज्जो है वो फोकस करनी पड़ेगी, और ये जो पॉलिसी में डिविएशन है, जिससे जो है मैं समझती हूँ एक दफ़ा फिर शिद्दत पसंद जमातों को एक उम्मीद मिल गई है, और वो जो हमने उनको बिल्कुल कन्फाइन किया था, अब वो दोबारा मुतहर्रिक हैं। और हम ये देख रहे हैं कि एक लगातार कोई दिन खाली नहीं जाता। इस साल का आप शुरू दिन से लगा लें कि साल शुरू हुआ है, मुझे कोई दिन बता दें कि खाली गया हो जिस दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया ना हुआ हो। ठीक, राइट, बिल्कुल। इसमें एक तो आपने ये बात की कि सिटीजन सेंट्रिक, और उसके बाद ये कि इंक्लूसिविटी कितनी है, इंक्लूसिवनेस भी हमने इसमें इंश्योर करनी है, तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट हो। डॉक्टर रमेश, मुझे क्लियर याद है कि हमने एक मरतबा आपके साथ ये बात की थी, आप हमारे प्रोग्राम पे तशरीफ फरमा थे। आपने उस वक्त भी ये कहा था कि ये नेगोशिएशंस नहीं करनी चाहिए, आप मतलब इसके इतना हक में नहीं थे टीटीपी के साथ बातचीत के। अब ये बताइएगा कि अब आप इसको कैसे देखते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, जब उनके साथ उनकी तरफ से होने वाले हमलों में भी इजाफा हुआ है, फिर ये कौमी सलामती पॉलिसी भी है, नेशनल एक्शन प्लान भी है, दोनों की प्रेजेंस में इस तरह के वाकयात, आपको क्या लगता है हमें सख्त तरीन जो आपको हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आपको लगता है कि हमें रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए मोना, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की मनी हुई आर्मी है, और सिंस 2002 मैं इसको बहुत क्लोजली देखता हूँ। 99 से लेके जो हालात हुए और ज़िया के रिजीम में हालात हुए, एक तो चीज़ ये है कि जो लोग आदत से मजबूर होते हैं वो कम से कम अपनी हरकतें छोड़ते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर झुक के किसी से भी बात करेंगे तो आपकी और बात होगी। हाँ, जैसे ज़रब अज़ब हुआ ऑपरेशन, जैसे रुदुल फसाद हुआ, या कोई ऐसे लोग
जैसे हमने बलूचिस्तान में बात की कि भैया आए आपने जो कुछ किया, आप हथियार सरेंडर करें और आप आएँ, आपको माफ़ी देते हैं, पाकिस्तानी हैं, वो और चीज़ होती है। मगर हम जिस लेवल पे ऊपर चले जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि 70,000 जानों का हिसाब कौन लेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल का हिसाब कौन लेगा, चर्च ब्लास्ट का हिसाब कौन लेगा। आप देखेंगे वो लोग जो है ना, वो कभी भी उन क्रिमिनल्स को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिनके 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 चिराग उड़ाए गए और जिनके साथ जो कुछ हुआ, मसला कभी भी माजी में बहुत सारी ऐसी हुकूमतें आई, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, मैं खुद उस हुकूमत का हिस्सा था, और आपने देखा कि उस हुकूमत के दौरान रोज़ाना जो आज जो जिस तरफ हालात दोबारा जा रहे हैं, उस टाइम पे रोज़ाना हमें दहशतगर्दी की यही वारदातें मिलती थी। कराची से लेके खैबर तक हर जगह पे यही मिलता था कि आज इतने लाश गिरे, आज यहाँ ये हुआ, आज वहाँ ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। पीपल्स पार्टी का दौर रहा, आपने कराची के हालात देखे, एज इट इज़ रहे। इवन पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कराची में थी, फेडरल में हुकूमत थी, मगर ज़ीरो प्रोग्रेस थी। मगर जब नवाज शरीफ आया, चौधरी निसार ने एक स्टैंड लिया, मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा था। चौधरी निसार ने कहा कि नहीं, मुझे ये दहशतगर्दों को, और मुझे वो वक्त याद है कि MQM ने कहा कि हम आपको सेनेट में, आपके चेयरमैन सेनेट के लिए मदद करते हैं। चौधरी निसार ने कहा कि मैं 90 पे रेड लगाने जा रहा हूँ और मैं ये रोज़ाना ये खबरें सुनने के लिए नहीं हूँ। और वो सेनेट की कुर्बानी थी, मगर वो गए वहाँ पे कराची में और अपनी विल फेडरल गवर्नमेंट ने दिखाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मजबूर हुई और आज कराची में काफ़ी अमन हुआ। उसके बाद ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, उसके बाद जाके हमारे मुल्क के अंदर एक अमन हुआ। अमन के बाद दोबारा अफ़गानिस्तान के हालात चेंज होने के बाद हमने कहा कि यार अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी हो गया है और हमें जो है वो इस चीज़ पे ऐसे जाना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बहुत है। कभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी अच्छे तल्कात होने की शुरुआत होती है तो फिर उन चीज़ों को ख़राब किया जाता है। जब CPEC तेज़ी से बढ़ता है तब उन चीज़ों को ख़राब किया जाता है। तो मैं समझता हूँ हमें अपने मुल्क के इंटरनल इंटरेस्ट को देखते हुए, दहशतगर्दी हो, दहशतगर्द हो, ये रमेश साहब आपने चाहे तारीखी पड़ोसी पस मंजर मुल्क तो हो, हमें बताया है अपने हमें, मुल्क लेकिन की- ये भी बताइए ना मुल्क के कि जो फौरी तौर पर हमने क्या चीज ठीक करनी है। अब इस वक्त तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, तमाम तरह ऑपरेशन होने के बाद एक दोबारा एक तरह से ये लोग हमें अटैक बैक कर रहे हैं, हमारी तरफ वापस आ रहे हैं, मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रही हैं इस तरह की दहशतगर्दाना तंजीमें। आज सेनेट में खासे सख्त सवालात वजीर दाखिला की तरफ से भी किए गए हैं ऑपोजिशन की तरफ से। आप क्या समझते हैं, क्या क्या गलती हो रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं जब भी दहशतगर्दी के हवाले से रोल रहा है तो फ़ौज का रहा है और फ़ौज ने ही उसको कंट्रोल किया है। मैं समझता हूँ इसके लिए तो आपको एक ISPR के साथ बैठ के एक बाकायदे प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे माजी में भी हुआ करता था, और ऐसे होना चाहिए कि क्यों नहीं जो है वो इस मुल्क के अंदर दोबारा ये जो अभी मेरी बहन शहर ने जो बात की कि रोज़ाना ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं और इस तरीके से अगर ये मजबूत होते गए तो फिर मैं समझता हूँ कि हम फिर दोबारा उसी जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे माजी में था। तो फिर ये इतनी मेहनत, इतनी जो है वो हमने जो बिल्कुल, कुर्बानियाँ दी बिल्कुल वो दुरुस्त। कहाँ गई। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी पहली मरतबा पाकिस्तान की आई है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर कानून बहुत बनते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वुमेन प्रोटेक्शन आर्डिनेंस आया, चाइल्ड प्रोटेक्शन आया, बहुत सारे 19 जून की माइनॉरिटी जजमेंट आई, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती बहुत है। बहुत सही इन बात है ये। सारे इश्यूज के ऊपर एक तो हमें इंटरनल यूनिटी चाहिए जो इस वक्त उसका फुकदान है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म करती है, मगर वो पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं देखती कि हमारे दौर में क्या था। हमारे दौर में भी ये मुल्क थी, ये मुल्क है तो हम हैं। तो उस वक्त अगर जब आर्मी पब्लिक का स्कूल का जो वाक़या हुआ तो मियाँ साहब की सरबराही में सारे आके बैठे, चाहे इमरान खान बहुत एंटी था मगर फिर भी उस वक्त सारे बैठे। तो आज भी मैं समझता धरना हूं वगैरह खत्म किया कि गया एक था, मुझे नेशनल याद है। कंसेंसस ठीक है, होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तब हमारी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। नहीं तो दोबारा आप IMF के कहने के ऊपर कुछ भी करेंगे, आप स्टेट बैंक के हवाले से जो कुछ भी करेंगे, मगर इकोनॉमी आपके हाथ से निकल जाएगी। सही सही, तो बिल्कुल। मैं सिक्योरिटी समझता हूं बहुत बड़ा हमें प्री रिक्विजिट है। सब
सारे पॉलिटिशियन को seriously इकोनॉमी के सोचना लिए। चाहिए। जी रमेश साहब, जरा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जनरल साहब का इस पे व्यू आ जाए। जनरल साहब, अफगान हुकूमत एक बहुत बड़ा, हम इस वक्त देखते हैं कि तालिबान की अब वहां पर गवर्नमेंट है, वो प्रो पाकिस्तान भी शुरू दिन से रहे हैं, उनके अच्छे तासुरात हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन इससे पहले जो अमरीकी वहां पर थे, नेटो अफवाज थी, आपको पता है उस वक्त जो उनकी अमेरिकन लेड एक तरह से गवर्नमेंट थी, उनके होते हुए तो इंडिया के स्लीपर सेल्स बड़े आम मिलते थे और रॉ भी बहुत आम तौर पर मिला करती थी अफगानिस्तान में। लेकिन फिर सर ये एक सोचने की बात है कि एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट होने के बावजूद हम इस किस्म के टीटीपी की तरफ से वाकयात फिर क्यों देख रहे हैं, जब हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कहने के ऊपर टीटीपी से मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की है, बट डिस्पाइट दिस हम ये तमाम चीजें तवातुर के साथ क्यों अब देख रहे हैं? देखिए, बात यह कि पिछले साल 15 अगस्त के बाद तालिबान की हुकूमत जब अफगानिस्तान में आई तो उन्होंने जेलों में तमाम कैदियों को रिहा किया। उसमें बहुत सारे टीपीपी के, उसमें आईसिस के लोग शामिल थे। मेरे ख्याल में वो उन्होंने बड़ी गलती की थी और वो उसको मानते भी हैं। अब वो लोग जो है, जो वहाँ से जेलों से रिहा हुए हैं और उनको ट्रायल होना चाहिए था, कुछ तो अफगानिस्तान में रह गए, कुछ यहाँ पे पाकिस्तान में आ गए। अब ये उनके बाकियात हैं जो कि पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स के तौर पर मेरे ख्याल में बैठे हैं। तो उसमें टोटली अफगान गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि चूंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ और पूरी दुनिया के साथ ये वादा किया है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगी, खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ। जो पाकिस्तान तो उनका जो है, उनकी जो रिकग्निशन के लिए है, उनकी माली मावनत के लिए पाकिस्तान तो एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा उनके लिए कोशिश कर रहा है। तो ये तालिबान की हुकूमत को भी इसका एहसास है। तो लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि तालिबान इस तरह की जो वाक़यात हैं उनकी तरफ फोकस उनका बढ़ना चाहिए और उसके जो रेमिफिकेशन है उनको समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि उनकी जो हुकूमत है वो टीपीपी को कंट्रोल नहीं कर रही है, ना ही वो पाकिस्तान के हवाले उनको करने के लिए तैयार है, तो उनकी जो सपोर्ट है हुकूमत की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कुदरती तौर पर या तो वो बहुत कम हो जाएगी या बहुत ख़त्म हो जाएगी। और उसमें यह भी हो सकता है कि माजी की तरह हम इस बात पर मजबूर हो जाएं कि पाक अफगान बॉर्डर को अपनी हिफाजत के लिए हम बंद करें। तो ये तमाम मेरे ख्याल में। अच्छा, ये जनरल साहब आपने बॉर्डर की बात की, आपने अच्छा किया, ये आपने जिक्र छेड़ा। ये बताइएगा, बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से भी हमने देखा था कि मुखालफत आ रही थी, कुछ उनके फुट सोल्जर्स उसकी मुखालफत कर रहे थे, अफगान हुकूमत के और जो तालिबान के कुछ फुट सोल्जर्स हैं। तो ये बताइएगा, डीजी आईएसपीआर ने अपनी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बहुत सारे सवालात हुए इस हवाले से। उन्होंने ये कहा कि हम ये मामलात टेकअप कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, उम्मीद है कि खुश असलूबी से हल हो जाएंगे। आपके पास कोई इतला है कि उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हुई है? हमने क्या उनको बावर कराया है कि ये फेंसिंग हर सूरत होके रहेगी मुकम्मल? बिल्कुल, ये उनको मालूम है कि ये फेंसिंग चाहे वो चाहे या ना चाहे, ये फेंसिंग ज़रूर मुकम्मल होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के सलामती के लिए लाजिम है। और फेंसिंग जो भी हम कर रहे हैं वो अपने हद में रहते हुए अपने बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं। उसमें अफगानिस्तान की हुकूमत को एतराज़ करने का हक ही हासिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये उनको ज़रूर अभी ये चीज़ पता चल रही है। साथ साथ मेरे ख्याल में देखें, सीपैक की जो हिफाजत है वो पाकिस्तान और चाइना को मिलकर करनी होगी। और जहाँ तक टीपीपी या दाइश के जो दहशतगर्द हैं, उनको भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलकर और इवन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्योंकि आईसिस के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करते हैं, तो मिलकर मेरे ख्याल में उनके खिलाफ जो है हम सबको काम करना पड़ेगा। और ऐसा अगर करते हैं तो हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन साथ साथ इसमें देखें, तमाम अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब देखिए, अनारकली में अगर सीसीटीवी के ऊपर ये फुटेज आ रही है कि वहाँ पे कुछ दहशतगर्द जो हैं वो कुछ बम नस्ब कर रहे हैं, तो इसमें अवाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फौरन पुलिस को इत्तला करें। पुलिस की तरफ से सीटीडी डिपार्टमेंट में व्हाट्सएप नंबर होने चाहिए जिससे अवाम फौरी तौर पर उनको इत्तला दे सके। तो इस तरह के मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और इसके ऊपर फौरी प्रोविंसेस को पर्टिकुलरली इसके ऊपर मेरे ख्याल में फोकस उनको बढ़ाने की जरूरत है। ये सिविल लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से बड़ी सही बात है, क्योंकि ये भी बहुत एक अहम हिस्सा है नेशनल एक्शन प्लान की एग्जीक्यूशन का। मैं सहर साहिबा से पहले अगर रमेश साहब से ये बात पूछूं, क्योंकि रमेश साहब ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपसे अगर मैं सहर साहिबा से पूछती, वो ऑब्वियसली उन्होंने यही बात कहनी थी, इसलिए मैं आपकी तरफ पहले आई हूँ इस बात पे कि आपने पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं की। आपसे ऑपोजिशन कह रहे हैं आप इस पॉलिसी को पेश करें ताकि उनकी भी कोई ओनरशिप आए। और ये अभी भी बताइएगा कि आप चूंकि रुकन हैं इन तमाम जो मुतल्लिका कमिटीज हैं उनके स्टैंडिंग कमिटीज के, इस वक्त क्या सूरत हाल है। मेट्रोपॉलिटन्स में रेड अलर्ट की भी बात कर चुके हैं वजीर दाखिला, तो अभी क्या सूरत हाल है। क्या हम लोगों ने अपनी जो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्या हमने उनको तैयार किया है, बीफ अप किया है। कुछ अच्छी प्रपोजिशंस दी हैं जनरल साहब ने भी। देखिए, माजी में पुलिस ने ठीक है अपने तौर पे काम किया है, मगर मैंने पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पुलिस है और जो सिस्टम है, जो होम का सिस्टम होता है, जैसे अभी जनरल साहब ने बात की कि एक रोड के अंदर जहाँ पे जिन जिन जगह पे सीसीटीवी कैमराएं लगी होती हैं, आपने सुना होगा कि कराची में जितनी सीसीटीवी कैमरा लगी वो सारे पैसे ही हड़प हो गए, कितनी करप्शन हो गई। अब जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे लगे वहाँ पे लोग जो है व्हाट्सअप नंबर हो बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त तक जो कुर्बानियाँ अवाम ने भी दी है, पुलिस ने भी दी है, मगर जो काम दिखाया है वो फौज ने दिखाया है। आज भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब पेशावर के दौरे पे गए तब उन्होंने कहा कि मैं जंग जारी रखूंगा और मैं दहशतगर्दों को जो है इस तरीके से नहीं हम आगे बढ़ने देंगे और हम जंग जारी रखेंगे और दहशतगर्दों को जो है वो ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये बयानिया होना चाहिए। रही बात नेशनल सिक्योरिटी की, मैं इस बात से आपके साथ 100 नहीं 200% एग्री हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था जब ये फंक्शन हुआ, अच्छी पॉलिसी आई, मगर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए आपका नेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। नेशनल कंसेंसस के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनपुट बहुत ज़रूरी है, मगर वो इस वक्त मुझे नज़र इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ख़त्म हो गई है। हर बंदा अपनी अन्ना की बात करता है, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो। इन चीज़ों में इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से चला, रमेश साहब, तो क्या मुल्क भी हुकूमत को पीछे पहल नहीं जाएगा, करनी चाहिए इन दहशतगर्दी भी मामलात पर, ये बढ़ेगी। बताइएगा। आप लोग अप्रोच करें ऑपोजिशन को। 100%, मगर मुझे ये बताएं कि 100% करनी चाहिए, मगर अपोजिशन का वो पॉजिटिव रवैया हो। तो अपोजिशन हमेशा जो भी जिस वक्त करती है, मैंने ये कहा ना, सीनियर पॉलिटिशियन के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। मैं इस वक्त सीनियर पॉलिटिशियन हूं तो मैं आपको कहूं कि नहीं ये हमारी गवर्नमेंट ने किया है और सही किया है, नहीं, फिर जूनियर और सीनियर में फर्क क्या रहता है। अच्छी बात है, तो अच्छी सीनियर बात जो है। पॉलिटिशियन है ये उसका काम बनता है। जैसे आप नवीद कमर की बात करें, आप राना तनवीर की बात करें, जो सीनियर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी हाँ, के लोग हैं, एटलीस्ट वो लोग तो वो इकट्ठे एक हो। बिल्कुल, positive ये move अच्छी करें। प्रपोजिशन है। वो कहें कि हमारे मुल्क के अंदर ये पॉजिटिव मूव बताएं। बाबा हमारे पास सीनियर कौन है? वह शाह महमूद कुरैशी सीनियर है, मैं सीनियर हूं, ठीक है। बाबा क्यू के अंदर कौन है? चीमा साहब सीनियर है। ऐसे एक कंसोर्शियम बना है, स्पीकर साहब के पास सर चलते हैं स्पीकर। ये अच्छी बात है, सर, ये इससे नेशनल काफी आप सिक्योरिटी टेम्परेचर्स पॉलिसी कम है। कर हम पाएंगे और issues मेलो इन डाउन issues कर के पाएंगे ऊपर, हम इन issues के एजिटेशन को। ऊपर, बिल्कुल, ये सीनियर पॉलिटिशियन का काम होता है। ये सहर साहिबा, ये जो हालात बने हुए हैं, इन हालात में कभी मोना। भी आपस में आगे नहीं बढ़ेंगे और ये मुल्क दहशतगर्दी की तरफ से जाएगा। सही हो गया। बड़ा अच्छा और पॉइंट है ये रमेश साहब। हालात सहर हमारे साहिबा हाथ का से इनपुट काबू जरूरी है। होगा। जी सहर साहिबा। फिर हमें बड़े मोना, ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सर देखिए मोना, बात ये है कि मैंने कभी कौमी मामलात के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, और स्पेशली एक ऐसा अहम इशू है। लेकिन मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि शायद रमेश कुमार साहब एक गलत एंगल दे रहे थे। देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ ललकार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी, जिस पर उनको शहीद कर दिया गया। सवात ऑपरेशन जो है पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, और नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना ये एक लीडरशिप का काम होता है, जो हमने किया जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ उसके बाद, और पार्लियामेंट एक आवाज थी, ठीक है।
और इसी तरीके से नेशनल एक्शन प्लान की जब बात हुई, जब वो हमला हुआ, तो उस पर जो है नवाज शरीफ साहब ने भी तमाम पार्टीज को रब्ता किया और तमाम लीडरशिप आके बैठी और पूरी कौम एक आवाज़ थी। ये जो है लीडरशिप के ऊपर होता है कि वो किस किस्म का माहौल है। यहाँ तो वज़ीर आज़म साहब जो है किसी कौमी सलामती की मीटिंग में बैठते नहीं हैं, और अगर कौमी सलामती पॉलिसी का कोड देखें, पहली चीज़ वो नेशनल कोहेजन है, वो आपकी नेशनल यूनिटी है। जिस दिन जो है हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी और जो हमारी खारजा पॉलिसी मीडिया के बजाय पार्लियामेंट में आ गई, उस दिन जो है संजीदगी भी आ जाएगी, उस दिन मामलात की दुरुस्तगी के लिए जो है वो इकदाम भी होंगे। मसला ये कि अजीब सा माहौल बन गया है जहाँ अहम तरीन मामलात, चाहे वो कौमी सलामती पॉलिसी हो, चाहे वो जो है वो हमारी खारजा पॉलिसी हो, वो मीडिया के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर अभी हम सिर्फ ये बात करें, देखें आपकी शिद्दत पसंद जमातें मुतहर्रिक हैं, आप मुल्तान के वाक़यात भी याद रखें, आप DI खान के वाक़यात भी याद रखें, ये कल परसों की वाक़यात हैं। ठीक है, मीडिया में उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुए, ये बात सही लेकिन है। ये जो शिद्दत पसंदी है, और दो चीज़ें थी नेशनल एक्शन प्लान की, एक वो जो कि हमारी जो है वो अस्करी जो हमारी मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जिम्मेदारी थी, जिसमें यह था कि जी आपने जो है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी। एक सिविलियन हुकूमत की जिम्मेदारी थी जिसमें आपने इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ इकदाम करने थे। ठीक है, हम सारी जिम्मेदारी जो है वो अफवाज पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते, सिविलियन हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी ओन करनी होगी और ये देखना होगा कि क्या आपकी पॉलिसियाँ, क्या आपके इकदाम ऐसे तो नहीं है जो अपीसमेंट की पॉलिसीज थी जिनकी वजह से जो है हमारे यहाँ इंतहा पसंदी दोबारा पनपने लगी। हम सियालकोट वाक़े को भूल जाएं, हम जो है ये देखें कि जी महज जो है वो इंतखाबी जो है वो इत्तेहाद इसलिए बनाए जा रहे हैं कलअदम जमातों के साथ ताकि जो है वो इंतखाबी फ़ायदा हो जाए। ये तमाम बातें देखनी होंगी। और फिर इसी के साथ साथ जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमने क्यों एक रास्ता दिया, देखें क्या जरूरत है हमें इस तरह से, जब हमने एक तय कर लिया था कि पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद और दहशतगर्द जमातों की कोई गुंजाइश नहीं है, दुरुस्त, तो उसके जीरो बाद टॉलरेंस क्यों है। उनको हमने एक रास्ता दिया कि वो वापस आए और हमें डिक्टेट करें और ऐलान करें कि सीज फायर खत्म हो गया है। देखिए, एक स्टेट ने अपनी रिट को कॉम्प्रोमाइज किया, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि संजीदगी की बात यह है कि वजीर आजम साहब खुद फोन उठाएं, तमाम जो है कौमी लीडर से बातचीत करें, उनको असल सूरत हाल से आगाह करें। हमें तो अभी तक ये नहीं पता चला कि किन शराइत के ऊपर, किन जो है वो कंडीशंस के ऊपर जो है बातचीत हुई थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। देखिए, आप पार्लियामेंट को एतमाद में लें ताकि पार्लियामेंट की ताकत बने। बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। हम ये पाकिस्तान हम सबका है, हम सब पाकिस्तान को खुशहाल पनपता पुरअमन मुल्क देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की बका की बात है, ये पाकिस्तानियों की बका की बात है। इसके लिए कौमी यकजहती दिखानी होगी और ये हुकूमत के वक्त पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कौमी यकजहती की डिमॉन्स्ट्रेशन करे। राइट नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं सेगमेंट को। बहुत शुक्रिया, तमाम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और मायने खेज बात हुई है हमारे सेगमेंट में। थैंक्स टू सहर कामरान साहिबा, डॉक्टर रमेश कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल रजा मोहम्मद खान। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए।
वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। 5.37% का जीडीपी ग्रोथ रेट अब बताया जा रहा है साल 2020 से 21 के लिए, जो कि फाइनेंशियल बेस ईयर चेंज करके एक नए फॉर्मूले के तहत हम अचीव कर पाए हैं। 2005 और 6 से चेंज करके इस फाइनेंशियल बेस ईयर को 2015 से 16 तक का करके ये जो एक नया फॉर्मूला है जो कि एनएसी की पहले भी तजवीज़ थी उसके बाद सामने आया है, जिसके बाद से 5.37% का अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ग्रोथ रेट बनता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बाकायदा मुबारकबाद इसके लिए पेश की और हमें एक इसकी एक्नॉलेजमेंट कुछ बैन अल-अक़वामी सतह पर भी नज़र आती है, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने भी रीआइटरेट किया है कि पाकिस्तान जो अपनी तरक्की की शरह है उसको बरकरार रखेगा फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। तो नाजरीन, ये एक कुछ अच्छे साइंस ज़रूर हैं, लेकिन इसी बेस ईयर को चेंज करके ये भी बताया जा रहा है कि जो गुज़िश्ता साल था, यानी कि जो कोविड साल जिसको हम कहते हैं, उसमें जो 0.8% तक का जो ग्रोथ रेट आया था वो कम होकर -1% तक का रह जाता है। लेकिन अभी के लिए ये बात अच्छी है कि हम लोग 5.37% पर खड़े हैं और इसमें 3 जो मेजर कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो बेहतर रिजर्व्स हैं, जो बैरून मुल्क तरसीलात मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान को, उनमें मुसलसल इजाफा है और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा है जो कि बताया जा रहा है। तमाम तर मामले पे और इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को असेस करने के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब शरीफ, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वेलकम ऑन बोर्ड हारून साहब, आप बजरिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फरमाइएगा, आप कैसे देखते हैं दिस न्यू फॉर्मुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी ग्रोथ एट 5.37%? आपकी नज़र में क्या ये दुरुस्त फैसला है? जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये रीबेसिंग होती है, पहले समझने की जरूरत है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक बेस ईयर होता है जिससे हम देखते हैं कि मईशत कितनी बढ़ रही है। पाकिस्तान 2005 और 6 के बेस ईयर पे चल रहा था। अभी जो रिवीजन की गई है वो 2015 और 2016 पे की गई है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो ममालिक तकरीबन एट एन एवरेज 10 साल के बाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट लेना होता है। आबादी बढ़ जाती है, अवामिल चेंज हो जाते हैं, इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन हो जाती है, नए सेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ ममालिक में जिसको हम एक्सटर्नल शॉक कहते हैं कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, जैसे अगर अनफॉर्चुनेटली हम कोविड वाला साल को बेस बनाते तो वो रियलिस्टिक ना होता, क्योंकि वो एक अनयूजुअल सिचुएशन है। तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि ये बेस ईयर को चेंज करना 10 साल के बाद ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि आप मईशत की करंट सूरत हाल को मुकम्मल तौर पे कैप्चर कर सकें। कुछ जो आपने नंबर्स बोले मैं उसको क्लियर करता जाऊं कि जो मईशत की जो प्रोविजनल नंबर्स थे बेस चेंज करने के बाद, वो उससे तकरीबन हमारी जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो 5.57 या आसान अल्फाज में 5.6 के आसपास एस्टिमेट की जा रही है 2020-2021 की। जो प्रोविजनल थी वो 5.37 थी। जो हमारे 3 मेन सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ज़राअत का, वो 2.77 पे प्रोविजनल था, तो अब इस चेंज के बाद 4.38 पे चला जाएगा। इसी तरह जो इंडस्ट्री का सेक्टर था वो 7.79 पे चला जाएगा और सर्विसेज का सेक्टर 5.7 पे चला जाएगा, जो कि 4.4 था। तो इससे एक इमेज ये जाता है कि पाकिस्तान ने कोविड से जो रिकवरी की है उसकी शरह खुशाइंद है। लेकिन यहाँ मैं जो एज एन एनालिस्ट जो आपको समझाता जाऊं कि कुछ अशारिये, पूरी दुनिया हमारी मईशत को जीडीपी के तनासुब में देखती है। कुछ इशारिये इससे जो बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, जो बेहतर हो गए हैं। हमारी जैसे कर्जों की डेट टू जीडीपी रेशो जो 80% से ज्यादा थी वो 71% पे आ गई है, क्योंकि ग्रोथ में 55 ट्रिलियन का इजाफा हो गया है। इसी तरह हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 1% टू जीडीपी कम हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी 0.1% कम हो गया है। तो ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा कर्ज ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए। कुछ इशारिये जो हैं उनमें मनफी चीज आती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखिए कि इस हालात से हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो 8.5 पर आ जाएगी, क्योंकि जीडीपी बढ़ गई है 347 बिलियन डॉलर के हिसाब से। तो हमारी टैक्स कलेक्शन जीडीपी की शरह से नीचे चली गई है। एक्सपोर्ट टू जीडीपी और इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी और हमारा स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी नीचे चला जाएगा, जिसके लिए हमें उसके लिए मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर हैं वो दोनों साइडों को देखते हैं
तो ये एक अनयूजुअल फिनोमेना नहीं है, ये खुशाइन बात है। मैं क्लोज आपका ये पहला सवाल इस पे कर रहा हूं कि पाकिस्तान का असल चैलेंज जो हमेशा से रहा है कि आया हम इस ग्रोथ के मोमेंटम को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली अभी तो कोविड के इंसेंटिव्स भी दिए गए थे, सस्ते कर्जे भी दिए गए थे, अब शरह सूद भी बढ़ गई है। तो इन चीजों को देखते हुए हमें बड़ा केयरफुली देखना है कि हम इसको सस्टेन कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली 2-3 साल से ज्यादा ग्रोथ के मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाता पिछले 30 बरस से। राइट, सस्टेनेबिलिटी को आपने अंडर क्वेश्चन रखा है, लेकिन हारून साहब एक ये भी बताइएगा कि इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने ये अचीव किया है, आप कह रहे हैं 5.6% राउंड अबाउट, लेकिन और क्या मजीद अगर हम ये बेस ईयर चेंज करते हैं तो क्या हमारा जो कोविड ईयर है उसको भी हम लोग अब क्या -1% पर वो आ गया है, क्योंकि ये भी कुछ जगहों पे बताया जा रहा है, और मजीद कौन से वो जीडीपी प्रोजेक्शंस हैं या जीडीपी ग्रोथ हैं पिछले सालों की जो कि तब्दील होते हैं इस कैलकुलेशन को या बेस ईयर को तब्दील करने से? जी, अगर मैं पिछले 4 साल की कैलकुलेशन देखूं तो जो 2016-17 है उसमें हमारी जीडीपी 5.2 से कम होकर 4.6 पर आ गई है। जो 17-18 है उसमें 5.5 से बढ़ के 6.1 हो गई है। जो कोविड का साल था 19 का पहले वाला, उसमें भी बढ़ी है 1% से 2.1 से 3.1, लेकिन जो दूसरा साल है उसमें -0.4 थी, उससे बढ़कर -1 हो गई है। एक्चुअली कम नहीं हुई है, घट तो हाँ बढ़कर, यस ठीक है, हाँ उससे बढ़ गई है। अब जो हमारा 21 का साल है 2021 का, उसमें 5.4 से 5.6 पर जाने की तवक्को है। ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक तो इसका सियासी पहलू है कि जब भी कोई हुकूमत अपनी हुकूमत के तीसरे चौथे साल में बेस ईयर चेंज करती है तो अपोजिशन और दूसरे लोग सवालात रेज करते हैं कि इस वक्त क्यों किया। जी जी लेकिन दुरुस्त, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक अमूमी प्रैक्टिस है, मालदीव्स ने किया है, जापान ने किया है, बांग्लादेश ने किया है, यूरोप के ममालिक ने किया है, तो इसमें कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। असल चीज ये है कि इसमें हमने मेथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल की है, आया वो इंटरनेशनल एजेंसीज की कंसल्टेंसी और उनकी एंडोर्समेंट से की है, क्योंकि अभी हमें हम आईएमएफ प्रोग्राम है उसकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस अभी भी पुराने बेस पे 4% है। अब पता चलेगा जब रिव्यू होगा कि ये हमें जरूरत इस समर की है कि इंटरनेशनल इदारे और पाकिस्तान एक ही ग्रोथ दिखाएं ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। अच्छा ये भी बताइएगा हारून साहब कि इन्फ्लेशन अभी भी एज वी स्पीक डबल डिजिट है, ये कुछ बहुत अहम चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशन बीइंग द फॉरमोस्ट ऑफ दोज चैलेंजेस जो हमने अभी केटर करने हैं। तो अब क्या बेहतर जीडीपी कुछ ट्रांसलेट कर पाएगी कि इकोनॉमी में हमारे कुछ बेहतर कुशन आए, इन्फ्लेशन के लिए कुछ हम लोग इसको एब्जॉर्ब बेहतर कर पाएं, और ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि नौकरियों की भी गुंजाइश का एक डायरेक्ट कोरिलेशन माना जाता है जीडीपी ग्रोथ से, तो क्या वहाँ पर कोई बेहतरी मुतवक्के है अंडर द न्यू फॉर्मुलेशन? देखिए, जहां तक इन्फ्लेशन है वो वरीसम है कि जो जितनी प्रोजेक्शंस हैं वो 2022 में तो अभी भी डबल डिजिट दिखा रही हैं पाकिस्तान में, और 2023 में प्रोजेक्शन आ रही है कि 8% के लगभग आ जाएगी। देखिए मोना, इसमें समझने की जरूरत है कि ये जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का है, इसका ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस से, इंडस्ट्री से किस तरह जुड़ा हुआ है। देखिए, जो स्टेट बैंक ने एक हमें मॉनेटरी पॉलिसी का सिग्नल दिया है वो ये है कि अब इंटरेस्ट रेट को वो इन्फ्लेशन रेट से कुछ ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि शरह सूद अगर हमारी 12% के आसपास इन्फ्लेशन रहती है या 11%, तो शरह सूद हाई रहेगी। उससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी हाई रहेगी 2022 में, प्रॉफिट मार्जिन भी घटेंगे, हुकूमत का जो बिल है कर्जे पे करने का डोमेस्टिक बैंकों को वो भी हाई रहेगा, तो डेफिसिट पर प्रेशर रहेगा। दूसरी चीज जो इसमें समझने की है कि एक तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो आपने जॉब्स की बात की, इसमें जो मेजर शिफ्ट मैं देख रहा हूं जो इन्होंने दिखाई है बेस ईयर चेंज करके, अगेन वो सर्विसेज सेक्टर में है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन को भी ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट को भी ले लेते हैं, सबको लेते हैं, तो मेरी वहां जॉब क्रिएशन का एलिमेंट जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से कम होता है। तो अब जरूरत इस समर की है हुकूमत के लिए कि इसको मेंटेन करने के लिए रियल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए जहां नौकरियां निकल सके, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर आम आदमी पर रहेगा
और जब तक हम उसकी आमदन नहीं बढ़ा पाते थ्रू एक्चुअल ग्रोथ जो ट्रिकल डाउन करती है, जहां नौकरियां मिलती हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, वो बहुत से लोगों को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन 220 मिलियन की पॉपुलेशन में वो नेग्लिजिबल रहेगा। वो एक इलीट है जिसको जॉब्स मिलते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि एक बड़ी जामिया ग्रोथ पॉलिसी की जरूरत है, जिसमें एक्सपोर्ट पर और लेबर इंटेंसिव ऐसे सेक्टर पर जोर हो जो हमारे लिए जॉब्स क्रिएट कर सके। हारून साहब, ये भी फरमाइएगा, आखिरी मिनट के ये जो आईएमएफ का हमारा रिव्यू है, अब क्या इस पे तवक्को रखी जाए, इस प्रोग्राम की तसलसल पे क्या तवक्को रखी जाए, जब हमने एक जो ये फाइनेंस तरमीमी बिल है ये भी पास कर दिया है और स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी पास हो गया है? जी देखिए, जो आईएमएफ का रिव्यू है जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाना है, उसमें तो मुझे तवक्को है कि वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रायर एक्शंस को मीट कर लिया है। लेकिन और आईएमएफ को जनरली इसका क्रेडिट लेना चाहिए जो थोड़ी सी माशी तरक्की में बेहतरी आई है, क्योंकि बेसिकली तो हम आईएमएफ के साथ मिलकर पॉलिसीज इस वक्त बना रहे हैं। तो आईएमएफ कहेगा कि उनका प्रोग्राम डिलीवर कर रहा है, बजाय इसके कि कहा जाए कि उसके प्रोग्राम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो अभी ये आखिरी रिव्यू नहीं है, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में अभी 1 साल रहता है। करेक्ट। तो जहां पर जो प्रेशर मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट हाई रहता है, तो आईएमएफ आपको प्रेशराइज करता रहेगा कि आप अपने अखराजात को भी कम करें। और आईएमएफ तो ये कहता है कि टैक्स टू जीडीपी की रेशो को आप 14-15% पर लेकर जाएं। इसका मतलब ये है कि हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर प्रेशर आते हैं तो शायद फ्यूचर में टैक्सेशन बढ़ानी पड़ जाए। तो ये इसके मनफी और मस्बत रुझानात हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ती, फिर ये वरीसम है। राइट, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। जनाब हारून रशीद शरीफ नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने हमें बताया कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। आज के लिए इतना ही नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।